नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। अब जो रीट की वैकेंसी है उसके लिए हमें NCERT की बुक्स भी पढ़नी है। तो आज हम इस वीडियो में जो क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। प्रथम सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी सूर्य तो दिन में चमकता है, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे ही सूर्यास्त होता है तो रात को धीरे धीरे पहले एक दो तारे ऐसे दिखते हैं, बाद में छोटे छोटे ऐसे बिंदु दिखते हैं और बाद में इतने हो जाते हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर पाते और संपूर्ण आकाश क्या है, ऐसे छोटे छोटे तारों से भर जाता है। तो देखने में वो कितना अच्छा लगता है। ये क्या है? छोटे छोटे ये सभी जो रात में चमकते हैं क्या है? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। जो चंद्रमा है वो पूर्ण जब होता है, कब होता है? एक माह में एक बार। कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्रमा को जब हम देख नहीं पाते तब क्या होती है? अमावस्या की रात्रि। अब पूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्ण यानी पूर्णिमा, दोनों में पैप है। और चंद्रमा को जब देख नहीं पाते तब क्या होता है? अमावस्या की रात्रि होती है। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ये खगोलीय पिंड है उनको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से होता था। प्राचीन काल में क्या था? तो पहले जैसे घड़ी वगैरह ये नहीं होती थी तो दिशा का ज्ञान नहीं था, तो क्या करते थे? जो उत्तर दिशा है ऊपर की साइड में अपन जैसे जहां अपन खड़े और जिस साइड में अपना मुंह होगा तो इस साइड में क्या है? उत्तर दिशा मान के वो चलते थे। और इस उत्तर दिशा का भी ज्ञान कैसे होता था? एक ध्रुव तारा है जो अभी भी कहाँ है? उत्तर दिशा में। तो उस तारे को देख के अनुमान लगा लेते थे कि इस साइड में क्या है? उत्तर दिशा है। प्राचीन काल में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से होता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, यानी जिसे हम क्या कहते थे? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी स्वयं क्या है? ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। यानी सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। फिर भी जब सूर्योदय होता है तो जब जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसकी दूरी देखो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर है तब भी इसकी तपन इतनी होती है कि गर्मियों में हम कितने परेशान हो जाते हैं। अगर यह पास होता तो क्या हाल होता? फिर पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं था। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8, जो सूर्य से दूरी के अनुसार, अब जो सूर्य है उससे दूरी के आधार पर ऐसे इनको बांटा गया है। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा आ गया? बुध ग्रह। उसके बाद कौन सा आ गया? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। और ये दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन आता है? बुध, शुक्र। फिर हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर है? अब तीसरे नंबर पर है। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। तो बुध ग्रह में अब पृथ्वी पे जब सूर्य की किरणें आती है तब जीवन संभव है। लेकिन जब बुध ग्रह पे, अब आपको क्या लगता है कि बुध ग्रह पे जीवन संभव है? बुध ग्रह पे भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा के सूर्य के इतना पास में है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बुध ग्रह वो सूर्य के बिल्कुल पास में है, फिर भी इसको कितने दिन लग जाते हैं? 88 दिन। अब देख लो, अब 88 दिन लग जाते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है प्लूटो। प्लूटो पहले क्या था? एक ग्रह था, लेकिन बाद में क्या किया? इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? अब इसको देखो, प्लूटो भी पहले ग्रह माना जाता था, परंतु
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, यह बैठक कब हुई थी? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, कौन सा? सिरस तथा प्लूटो क्या है? बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये ग्रह नहीं है, क्या है? बोने ग्रह। किसको, किस किस के लिए? प्लूटो और सिरस। अब ये किसकी श्रेणी में आते हैं? बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह था? तीसरा। पहला कौन सा है? बुध। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है नीले रंग की? क्योंकि हमारी पृथ्वी, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की जो परत है उसमें क्या है? 1/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। जब पानी होगा तो जो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। पास पृथ्वी पर इतना पानी है, फिर भी हमारे बहुत से देश ऐसे हैं जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चंद्रमा पृथ्वी का केवल उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो चंद्रमा है ऐसे है, उसका व्यास वो क्या है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी इतना छोटा है। हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। और सूर्य कितना था? 8,000 करोड़। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट लग जाता है। अब देख लो, इतनी दूर से चल के आता है प्रकाश, तो कितनी मिनट लग जाती है? 8 मिनट लग जाती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अभी प्रश्न आता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में। इनसैट, IRS, एजुसैट कुछ भारतीय उपग्रह है जो अंतरिक्ष में स्थापित है। ये क्या है? भारतीय उपग्रहों के नाम है। यह शिक्षा से संबंधित है। इनसैट आ गया, IRS और एडुसैट। अब नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 23 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है, तो उसके जो चक्कर लगाता है कितने दिन में पूरा करता है? 23 दिन में पूरा करता है। अब नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, जो छोटे छोटे पिंड के रूप में बन गए। और ये पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है, उसके चारों ये जैसे ये ग्रह थे, इनके जो भाग थे छोटे छोटे, वो विस्फोट के कारण टूट गए। तो वो जैसे आकाश में ये छोटे छोटे ऐसे सूर्य के चारों ओर पिंड दिखाई देते हैं, और ये पिंड क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के उल्का पिंड को क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ग्रहों के एक छोटे भाग होते हैं। तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता जिसमें तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। यानी आसमान में एक ऐसे ऐसे तारों का एक लंबा सा एक पट्टी बनी हुई है, तो वह क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। आज आप आसमान में जरूर देखना, तो आपको तारों का ऐसे एक समूह दिखेगा, तो वो क्या है? आकाश गंगा कहलाती है। अब ये अध्याय इतना ही है, छोटा सा ही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी।
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। अब ये सूर्य है तो इसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं, किस किस पथ पर लगा रहे हैं? इस पथ को क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा एक जगह फिक्स है। जैसे प्राचीन काल में जो लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता था तो वो किस तारे की ओर देखते थे? ध्रुव तारे को। तो उससे किसका ज्ञान होता था? उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके अंदर पाए जाते हैं। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूर्ण करता है? प्रश्न क्या है, फिर से सुने, कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूर्ण करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में एक घंटी है वो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ऑल पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब सभी का ऐसे देखा हुआ है, एक ऐसे लोहे की डंडी होती है, उस पे ऐसे गोल एक ऐसे टंगा होता है, तो वो क्या है? ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? इसका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, क्योंकि पृथ्वी हम देख नहीं सकते तो, लेकिन हमने उसका क्या बना लिया? एक प्रतिरूप बना लिया। तो ग्लोब पे महाद्वीप, महासागर, तो सभी कुछ उसमें दर्शाया जाता है। अब ग्लोब होता है उसमें क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची जाती है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि अक्षांश रेखाएं, अब अक्षांश ऐसे लिखा तो ये क्या बन गई? अक्षांश रेखा, यानी पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब कौन सी है? देशांतर रेखा। एकदम ऐसे नीचे जाएंगे तो ये कौन सी होगी? देशांतर रेखाएं। जैसे ऐसे जो काल्पनिक रेखाएं ऐसे खड़ी हुई रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखो, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहां बीच में से एक रेखा खींची गई है जिसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहा गया है। क्या कहते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तो यहां हमारी पृथ्वी कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या है? चौड़ाई कम होती जा रही है। यहाँ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहाँ कौन सी है? कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। और यहाँ कौन सी है? मकर रेखा। यहाँ कौन सी है? मकर रेखा। अब ये कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब यहाँ कितनी थी? 40,075 आ गई। अब यहाँ ध्रुव, यहाँ 90 डिग्री जो होता है, यहाँ क्या आ गई? ध्रुव आ गए, ध्रुवीय परिधि। तो ध्रुवीय परिधि कितनी हो गई? 40,008। तो यहाँ कितनी कम हो गई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ कितनी थी? 40,075 और ध्रुवों पे कितनी है? 40,008 किलोमीटर। अब अक्षांश, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति और तापमान का निर्धारण होता है। अब ये क्या है? कह रहा है कि ऐसे हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर क्या है? काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। कहां से? पूर्व से पश्चिम तक ऐसे ऐसे ये रेखाएं खींची गई है। ये क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर नहीं खींची गई है, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। और इन रेखाओं से किसका पता चलता है? प्रदेश की स्थिति का पता चलता है। और इनसे क्या निर्धारित किया जाता है? तापमान निर्धारित किया जाता है। अब भूमध्य रेखा, बीच वाली ये रेखा है, 0 डिग्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यह रेखा पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। यह रेखा कहां खींची गई है? दोनों ध्रुवों के बीच में पूर्व से पश्चिम तक खींची गई है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं? जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है,
इस रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी तो इसका जो ये उत्तरी भाग है इसको क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये इसका दक्षिणी भाग है तो इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके उत्तर में 90 डिग्री तथा उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180। अब ये हमारी पृथ्वी है तो इसमें ये अक्षांश रेखाएं खींची है तो ये टोटल कितनी है? 180 है। और जो ये भूमध्य रेखा है ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। जब इसको हम साथ में जोड़ देते हैं तो टोटल हमारी कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। अब नेक्स्ट है अक्षांश वर्त। कितने हैं? 179। क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा न होकर एक बिंदुमान है। अब कितनी हो गई? जो 90 डिग्री ऊपर की साइड में थी, जैसे ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं जो ऊपर 90 डिग्री है और 90 डिग्री क्या है? नीचे है। तो ये रेखाएं न होकर एकमात्र क्या है? बिंदु है। तो अक्षांश वर्त कितने हैं? 179। और जब हम भूमध्य रेखा को साथ में जोड़ ले देते हैं तो कितने अक्षांश है? 180। भूमध्य रेखा अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, बीच वाली रेखा, ये किस किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। और एक ऐसा महाद्वीप, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से ये तीनों गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो इसके बीच में ये क्या बनी हुई है? रेखाएं बनी हुई है। अब जो इनका ये गैप है ये कितना है? 111 किलोमीटर है। अब यहां से हम ध्रुवों की तरफ भी जाएंगे ना तो भी ये गैप कितना ही रहेगा? 111 किलोमीटर रहेगा। जैसे परिधि कम हो गई थी ना, ये कम नहीं होगी। ये यहां भी 111 है और ऊपर ध्रुवों पे भी कितनी है? 111 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। तो इसके ये क्या है? ऊपर की साइड में ये यहाँ क्या है? 90 डिग्री है और नीचे भी क्या है? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। बीच में कौन सी रेखा है? 0 डिग्री या भूमध्य। ऊपर कौन सी? कर्क रेखा। नीचे कौन सी? मध्य रेखा। नीचे कौन सी है? मकर रेखा। अब एक उदाहरण से इसको समझाया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में वेलो होरिजोंटो दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री पर है। यानी हमारी ये पृथ्वी है तो मान लो ये 20 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? 20 डिग्री। तो इसमें एक जगह तो क्या है? उत्तर की साइड में। अब ये उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ 20 डिग्री पर कौन सा महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर स्थित है। और जो इसका दक्षिण में है, दक्षिण में पहले इसको देखो दोबारा। महाराष्ट्र में चंदनपुर और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में वेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 28 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंदनपुर कहाँ है? विषुवत रेखा 20 डिग्री अंश उत्तर में स्थित है। ये कहाँ है? उत्तर में। और बेलो होरिजेंटो विषुवत 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंदनपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और वेलो
ओरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब ये हमारी पृथ्वी है, तो ये दो भागों में विभाजित हो गई। ये कौन सा आ गया? उत्तरी। ये कौन सा आ गया? दक्षिणी। तो अब ये इसका 20 डिग्री अक्षांश ये है, 20 डिग्री अक्षांश ये है। तो इसके ऊपर कौन सा स्थित है? चंदनपुर स्थित है। और इस पर कौन सा स्थित है? जो ब्राजील का शहर है वो इस पर स्थित है। दोनों ही किस पे है? 20 डिग्री अक्षांश पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का चंदनपुर है वो किस में है? उत्तरी अक्षांश में। किस में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में। और जो ये ब्राजील का जो शहर है वो किस में है तो 20 डिग्री अक्षांश में, लेकिन कौन से में? दक्षिणी अक्षांश में ये स्थित है। अब आया होगा आपको समझ में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री। अब जो हमारी ये पृथ्वी है तो ये कौन सी आ गई? भूमध्य रेखा। ये कौन सी आ गई? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा। कितनी है? 23.5 डिग्री, ये दक्षिण में स्थित है। विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर ध्रुववर्त, यानी 23.5 डिग्री के बाद एक और आती है। कौन सी आती है? 66.5 डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ऐसे ही नीचे की साइड में भी एक आ जाएगी 66.5 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी की कहते हैं ना, किस दिन पृथ्वी पर सूर्य की सीधी रेखा गिरती है और किस दिन तिरछी रेखाएं गिरती है, तो वो क्या है? ये ताप कटिबंध में यही वाला टॉपिक है। अब कर्क रेखा, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। रुको इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब ये कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये सबसे पहले जो है क्या है? ये कर्क रेखा। नीचे वाली कौन सी आ गई? मकर रेखा। बीच वाली क्या आ गई? विषुवत रेखा। अब इतना आया। अब आगे देखो, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। अब 21 जून को सूर्य कहां चमकेगा? यहां चमकेगा। किस पे? कर्क रेखा पर। इस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। अब 21 जून को क्या होगी? गर्मी होगी। ये कहां होगा? कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अब ये कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? 21 जून हो गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये कौन सी है? कर्क रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। जो इसके बीच का स्थान है इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी ये जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसकी एक ट्रिक है, 6 ऐसे नहीं लिखना, 6 हिंदी में अपन लिखते हैं ना, 6 मित्र झाग पर मरे। इससे इसके जो सारे राज्य है वो याद हो जाएंगे। क्या है कि 6 मित्र झाग पर मरे। अब कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अब इसकी ट्रिक क्या थी कि 6 मित्र झाग पर मरे। अब नेक्स्ट है मकर रेखा। अब क्या आ गई? मकर रेखा। ये हमारी पृथ्वी है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इस मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी आ गई? कर्क रेखा। ये कौन सी आ गई? मकर रेखा। जो ये अब मकर रेखा है दक्षिणी ध्रुव में, इसमें क्या है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। अब नेक्स्ट है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को,
यानी एक बार कर्क रेखा पे आ गई, एक बार किस पे आ गई, मकर रेखा पर। अब ये क्या है, विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च, कब है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर 2 बार सीधी पड़ती है। पृथ्वी, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। यानी विषुवत रेखा पर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। और इस दिन क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ये जो अभी मैंने करवाया है ये इंपॉर्टेंट है। ये रीट के अंदर भी, अभी जो राजस्थान की रीट का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी ये टॉपिक है। और जो आगे पेपर होगा मेंस का तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है। और ये वाला अभी जो टॉपिक है करंट, इसका जो है जो रीट रद्द हुई थी उसमें भी ये टॉपिक है, और सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है, और सीटेट में तो है ही। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु यानी 21 मार्च को, और जो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु कब, 23 सितंबर को। हमारी ये क्या है, पृथ्वी आ गई। तो इसमें क्या आ गया, उत्तरी ध्रुव में इस टाइम क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु 21 मार्च पे, अभी पीछे गया है बसंत। और यहाँ कौन सा है, 23 सितंबर को क्या आ गई, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। अब नेक्स्ट है, इस समय नोट, अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, कौन सी है, कर्क रेखा, मकर रेखा या और भूमध्य रेखा, ये तीनों इसमें से गुजरती है। अब नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ क्या है, यहां से यहां तक जो चलेगी उत्तर से ध्रुव तक ये मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। उससे क्या था, तापमान का निर्धारण किया जाता है, किससे, अक्षांशों से। और इससे क्या निर्धारित किया जाता है, किसी प्रदेश की स्थिति और समय का निर्धारण किया जाता है। अब ये क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं हैं। तो इनके जो बीच की दूरी थी अक्षांश रेखाओं की कितनी थी, 111। इनके बीच में कितनी थी, 111। और जो ये देशांतर की इनकी दूरी है, इनकी कितनी है, 111.32। और अक्षांश रेखाओं की कितनी थी, 111। अब समय का निर्धारण होता है वो किससे होता है, देशांतर रेखाओं से होता है। समय का निर्धारण ग्रीनविच नामक स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री से प्रदर्शित की जाती है, इस 0 डिग्री के पूर्व में 180 और पश्चिम में भी क्या है, 180 रेखाएं हैं, जिनकी कुल संख्याएं 360 है। अब प्रश्न आता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 180। अक्षांश वर्त कितने थे, 179। और देशांतर रेखाएं कितनी है, 100। देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। पूर्व में कितनी, 180। और पश्चिम में कितनी, 180। टोटल कितना हो गया, 360। स्थानीय व प्रामाणिक समय, ग्रीनविच रेखा समय के से प्रति अंश देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे ये क्या है, देशांतर रेखा, फिर एक और आ गई, एक और आ गई। जैसे हम इसमें और इसमें कितने टाइम का अंतर आ जाएगा, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। यानी अक्षांशों के बीच ये इसका जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें ग्रीनविच से ये जब आगे इधर चलती है और इधर चलती है तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम यहाँ, अब ये
उत्तर आ गया, ये क्या आ गया पूर्व, ये कौन सी आ गई पश्चिम, ये दक्षिण आ गया। तब ये क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पश्चिम से कहां जा रही है, इधर जा रही है। अतः ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, जैसे अब इसकी यह पूर्व दिशा आ गई किसकी, ग्रीनविच रेखा की, प्रति स्थानीय मान में देशांतर के हिसाब से बढ़ता है। जब हम इस साइड में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर के हिसाब से कितना बढ़ता जाएगा, 4 मिनट ये समय बढ़ता जाएगा। और हम जब इसके पश्चिम दिशा में जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर में कितना मिनट कम होता जाएगा, 4 मिनट कम हो जाएगा। अगर हमने 4 देशांतर पार कर लिए तो कितना हो गया, 16 मिनट कम हो जाएगा। और इधर जब हम जाएंगे तो 4 देशांतर तो कितना बढ़ जाएगा, 16 मिनट बढ़ जाएगा। यानी जो ग्रीनविच रेखा है उसके जब हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के निकट से होती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। और यह कितने राज्यों में गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कितने पर, 4 राज्यों पर यह गुजरती है। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं इनसे ये गुजरती है। अब है आप सभी के लिए अभी एक प्रश्न है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब जो ये मानक रेखा है वो तो कितने से गुजरती है, 4 राज्यों से गुजरती है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक को आप याद कर, उस ट्रिक से आप सारे राज्य याद करोगे और कमेंट बॉक्स में वो राज्य जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी बजाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताएं। मानक समय भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच रेखा है उससे हमारा जो समय है वो कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के कितने बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं। कितना घंटा प्रश्न आता है कि जो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। मानक समय क्षेत्र या कटिबंध, यानी भारत ने क्या बना, अपना कटिबंध 82.5 डिग्री हमने एक ही अपनाया। जैसे हम इस साइड में जाएंगे या इस साइड में जाएंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे या इधर दक्षिण की साइड में जाएंगे तो भी हमारा क्या है, समय यही रहेगा कि 82.5 डिग्री पे, उस पे जो जितना है वही हमारा ये मानक समय है। अब देखो रूस कितना बड़ा है तो इसमें कितने समय जोन मानक, ये मानक समय क्या बोलते हैं, इसको समय टाइम जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम जोन। तो रूस में टोटल कितने टाइम जोन है, 11 समय है। यूएसए में कितने टाइम जोन है, 7। ऑस्ट्रेलिया में कितने, 3। भारत में 1। चीन अब कितना बड़ा देश है तो उसमें भी मात्र एक ही अपनाया गया है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कितने देशों से होकर गुजरती है, उनके ये नाम है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, ग्रीनलैंड। ये इन देशों से होकर गुजरती है। और जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने से गुजरती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। प्रमुख यामोत्तर का नाम क्या है, जो ग्रीनविच रेखा है ना उसका क्या नाम है, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके निकट पाया जाता है, जो हमारी ये पृथ्वी है ये ध्रुव है तो ध्रुवों पे सर्दी पड़ेगी हमेशा, तो शीत कटिबंध कहां पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। कुल देशांतर कितने हैं, 360। और अक्षांश कितने थे, 180। अक्षांश वर्त कितने, 179। दक्षिणी ध्रुव वर्त कहाँ है, जो नीचे का दक्षिणी ध्रुव है, ये जैसे पृथ्वी है तो यहाँ 90 डिग्री है, वो किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड
किसका जाल है? अब ग्रिड जो होती है वो किसका जाल है? रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं का ये एक जाल है। अब इसके खालिस्तान भी है बुक के, वो देखते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री नहीं, ये यहाँ शायद मिस्टेक हो गई है, डिग्री पर स्थित है। मकर रेखा किस पे है? 23.5 डिग्री। भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री है। और ये कितने से वो गुजरता है? 4 राज्यों से गुजरता है। वो 4 राज्य कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओगे। 0 डिग्री यामोत्तर को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है। जैसे ये देशांतर है, इनके जो बीच की दूरी है, जैसे ये कहाँ घटती जाती है? ध्रुवों पर घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वर्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वर्त किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। पृथ्वी की गतियां, अभी जो रीट का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी ये सिलेबस में चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है। कितनी प्रकार की गतियां? 2 प्रकार की, घूर्णन और परिक्रमण। कौन कौन सी? घूर्णन व परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी है अपनी अक्ष पर घूम रही है तो क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। जैसे ये सूर्य है और यह क्या है? पृथ्वी। ये एकदम स्थिर दिशा में ये क्या कर रही है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जैसे अक्षांश रेखा हो गई, देशांतर रेखाएं हो गई, तो ये सब क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, न कि वास्तविक रेखाएं कही है, पृथ्वी के बीच में से नहीं खींची गई है। सिर्फ ये स्थान निर्धारण के लिए क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जो पृथ्वी का अक्ष भी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? अपने अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ग्लोब जो पृथ्वी का क्या होता है? एक छोटा रूप होता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो जब हमें ज्योग्राफी पढ़ानी होती है तो क्या करते हैं? ग्लोब दिखा के और उसके जैसे महाद्वीप बताने हैं तो हम उसका अध्ययन उसमें करते हैं। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वर्त कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रदीप्त वर्त किसको कहा जाता है? कि जो दिन रात को विभाजित करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वर्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लगाती है? 24 घंटे। परिक्रमण या दैनिक गति। अपरिक्रमण से क्या होता है? परिभ्रमण से दैनिक गति, दिन रात का होना, समय की माप की अवधि, दिवस के परिवर्तन यानी सुबह दोपहर शाम, और दैनिक ज्वार भाटा के समय में अंतर आता है। किस गति से आता है? परिभ्रमण या जो डेली गति है जो अपने उस अक्ष पर घूमती है उससे क्या होता है? दिन रात का बनना है। जब पृथ्वी क्या है? सूर्य के आगे आ जाएगी तो दिन बन जाएगा, और जब पृथ्वी सूर्य के इधर चली जाएगी तो इस भाग में क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी, और इधर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। इसी से दिन रात की अवधि तय होती है। जब पृथ्वी जैसे जैसे इसके आगे से निकलती जाएगी, सुबह होती जाएगी, फिर दोपहर, फिर रात, यानी ये किससे होते हैं? जो पृथ्वी की दैनिक गति है उसके कारण ये होते हैं। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर स्थिर दिशा में चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कितने दिन में? 365 सही 1/4। तो ये क्या आ गए? 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो ये जो 6 घंटे है वो क्या करते हैं? चौथे साल में जुड़ के क्या बन जाता है? लीप वर्ष बन जाता है। जब ये चारों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? लीप वर्ष बनेगा। और लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 66 दिन। इसमें क्या होता है? फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें, अब ये हमारी पृथ्वी है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, ये कौन सी रेखा आ गई? 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब ये क्या कह रहा है कि सूर्य 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहां पड़ेगी? यहां पड़ेगी 21 जून को। किस पे? कर्क रेखा पर। तो इस दिन इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यानी जब 21 जून को ये पड़ेगी कर्क रेखा पर किरणें सीधी, तो क्या होगा? दिन तो बड़ा होगा, रात छोटी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अहनात कहते हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तर अहनात कहा जाता है। अब 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर को कहां आएगा? दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये कौन सी आ गई? मकर रेखा। अब कहां पड़ेगी किरणें सीधी? 22 जून को मकर रेखा, 22 दिसंबर को कहां पड़ेगी? मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ेगी। अब बच गई ये बीच वाली, कौन सी? विषुवत रेखा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है और इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है। तो इस दिन क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। जैसे ये क्या है? पृथ्वी है, तो अब ये कहां पड़ेगी? तो 0 डिग्री है विषुवत रेखा। इस पे क्या क्या कौन से डेट को डलेगी? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब 21 मार्च 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर को कहां पड़ेगी? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाती है? बसंत ऋतु आ जाती है। अब 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाती है? शरद ऋतु आ जाती है। परिक्रमण गति के प्रभाव, दिन व रात की लंबाई में अंतर और ऋतुओं में परिवर्तन किससे होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। अब प्रश्न उत्तर, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? क्या प्रश्न है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जैसे घंटी बनी है उसको भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी चैनल पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए भी वीडियो डाले जाते हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर। अब इसके प्रश्न उत्तर, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वर्त पर कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? क्रिसमस का कब होता है? 25 दिसंबर को, सबको पता है। लेकिन गर्मी में कहां बनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। अब इसमें खाली स्थान भरने हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं और वैसे कितने होते हैं? 365। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये इसका वो कक्ष हो गया और यहाँ ये स्थिर अवस्था में घूमती रहती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को। शीत ऋतु में दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और रातें क्या होती है? लंबी होती है। इस अध्याय में इतना ही है। नेक्स्ट अध्याय मानचित्र। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक। कौन कौन से? मानचित्र से क्या पता चलता है? दिशा, दूरी और प्रतीकों के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है कि मान लो पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, रेगिस्तान आ गया, तो उनके एक एक चित्र बनाए होते हैं। पानी को दर्शाना है तो वहां कैसा कलर कर देंगे? नीला कलर कर देंगे। तो ये
प्रतीकों के माध्यम से इसमें दर्शाया जाता है। मानचित्र के निम्न प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। मानचित्र के ऊपर कौन सा निशान होता है? तीर का। यह तीर का निशान कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यह प्रधान दिग्ग बिंदु है। यानी जब उत्तर ऐसे, उत्तर, दक्षिण, इधर कौन सा आ गया? पूर्व, इधर क्या आ गया? पश्चिम। ये क्या है? प्रधान दिग्ग बिंदु है। यानी दिशाओं का ज्ञान हमें कैसे, कौन कौन सी दिशाएं होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस अध्याय में इतना ही दिया हुआ है। अब नेक्स्ट अध्याय करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जो पृथ्वी की गतियां हैं वो टॉपिक अभी जो रीट का पेपर कैंसिल हुआ था, इसके अंदर भी ये सिलेबस में पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है और सीटेट में भी ये टॉपिक लगता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। एक तो हो गया महाद्वीप का भाग, दूसरा क्या हो गया? बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो बड़े महासागर है उनको किस नाम से जाना जाता है? जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। अब विश्व के सबसे गहरा भाग कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और कहाँ है? कौन सा है? मैरियाना गर्त। जिसकी लंबाई कितनी है? गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। कौन सा है? मैरियाना गर्त। अब पूछे कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मैरियाना गर्त, जिसको मैरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। और सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। दोनों एक साथ ये क्लियर हो रही है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब सबसे पहले एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये कितने प्रतिशत भाग पे है? कम से कम 1/3 भाग पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया। यह पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल पर है? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के भी बीच में से होकर गुजरती है। कितने राज्यों में से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से में? तो अब भारत किस में है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो ये भारत के भी बीचों बीच से गुजरती है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ऐसे करके कितने राज्य है? 8 राज्य है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप ऐसे टच में है, लेकिन इनको कौन अलग करता है? यूराल पर्वत इनको अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है जिसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल है उसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप एशिया के किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त यूरोप से होकर गुजरता है। यूरोप 3 ओर से जल से घिरा, यानी जैसे भारत भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, वैसे ये क्या है? यूरोप भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। अब कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे पहले एशिया आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया? अफ्रीका महाद्वीप आ गया। एशिया के बाद विश्व का दूसरा महाद्वीप अफ्रीका। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। यानी जो 0 डिग्री रेखा है वो उसके कहां से गुजरती है? एकदम बीच में से गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत से भी गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। और अफ्रीका किस में? उत्तरी गोलार्ध में। एकमात्र अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब जो अपना क्या था? यूरोप एशिया था। एशिया से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। और अफ्रीका से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सभी रेखाएं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका। विश्व का
तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यानी जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है वो किससे जुड़े हुए हैं? पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है तथा 3 महासागरों से घिरा है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व और दक्षिण में अटलांटिक महासागर और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब जो उत्तरी अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? पनामा जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। रॉकीज पर्वत, अब रॉकीज पर्वतमाला जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला है, ऐसे ही एक लंबी पर्वतमाला है, वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब प्रश्न आता है कि रॉकीज पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी अमेरिका नीचे की साइड में है तो अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में इसका स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा और मकर रेखा मध्य से गुजरती है। अब तीनों रेखाएं तो किससे गुजर गई? अफ्रीका महाद्वीप से। अब दक्षिण अमेरिका से कितनी गुजरी है? 2। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एशिया महाद्वीप से एक कौन सी? कर्क रेखा, एकमात्र रेखा गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यानी ये इतनी लंबी है कि उत्तर से दक्षिण तक फैली है। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। कौन सी? एंडीज। रॉकीज कहां थी? उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में से कौन सी गुजरती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एक पर्वत श्रृंखला वैसे है, पर्वतमाला है, वो कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एंडीज किस महाद्वीप में है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी आप जरूर बताएं। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसमें क्या होता है? 6 महीने की दिन और 6 महीने की क्या होती है? रात होती है। जो अंटार्कटिका है उसमें भारत का मैत्री व दक्षिण गंगोत्री शोध संस्थान इसमें बनाया हुआ है। जो अंटार्कटिका है उसमें सभी देशों ने अपने ये शोध संस्थान बना रखे हैं। तो भारत के कौन कौन से हैं? मैत्री, गंगोत्री एक भारतीय नाम से भी था लेकिन वो क्या हो गया था? ये बर्फ के कारण नष्ट हो गया था। अब कौन सा है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री शोध संस्थान है। अब पहले हमने क्या पढ़ लिया? स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या आते हैं? महाद्वीप। अब हम क्या पढ़ेंगे? जल मंडल। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल है और मात्र 29% भाग पर क्या है? स्थल है। अब इतने प्रतिशत भाग पे जल है लेकिन फिर भी क्या है? कई देशों में जल का संकट मौजूद है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग कहाँ है? महासागरों में। अगर 100% भाग पानी है तो 97% कहाँ है? महासागरों में। महासागरों का जल खारा होता है, पीने के योग्य नहीं होता। तो सिर्फ 3% जल क्या है? पीने के योग्य, जो अपने फसल वगैरह सब में हम यूज करते हैं वो है। 5 महासागर। कितने महासागर है? 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। अब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अब
प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? कि 1/3 भाग पर फैला है। और एशिया महाद्वीप भी कितने भाग पर फैला है? 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कितना था? 11,000 से ज्यादा मीटर था। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। किसके स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। अब अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है तथा यह अंग्रेजी के अस अक्षर की आकृति का। अब प्रश्न आता है कि किस महासागर की आकृति कैसी है? अस के आकार की जैसी है। तो किसकी है? अंटार्कटिक महासागर की। अंटार्कटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका शामिल है। अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। व्यापार की दृष्टि से अंटार्कटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। यानी व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। अब हिंद महासागर। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पे पड़ा है? भारत देश के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और अस आकार की किसकी है? अंटार्कटिक महासागर की है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो किसको घेरता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अब नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई, महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल। वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्या हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी ऊंचाई तक फैला है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की से शुरू होकर जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन कितनी है? 21% और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि कितनी है? मात्र 1% है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है और कौन से महासागर में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? कौन सी करती है? यूराल पर्वत अलग करती है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? स्थल मंडल बना हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। किस पे? हिंदुस्तान के। जीव मंडल स्थल, जल, हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यानी जीने के लिए क्या आवश्यक है? स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और हवा। ये कहाँ होती है? जीव मंडल में ये होती है। यूरोप व एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? प्रमुख स्थल। अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी जो पर्वत की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 600 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे।
8,000 मीटर से ऊंचा एवरेस्ट पर्वत माउंट एवरेस्ट में है। यानी 8,000 मीटर ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर्वत है। अब है हिमालय। हिमालय कहाँ है? एशिया। आल्प्स पर्वत यूरोप। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और एंडीज दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और रॉकीज कहाँ है? रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3। वल्लित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये इन किताबों के मैंने वन लाइनर शॉर्ट नोट्स में बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताएं। अब वल्लित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वल्लित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और आल्प्स कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला है। यानी प्रश्न आए कि विश्व के सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और अरावली कहाँ है? भारत में। और भारत में कहाँ है? राजस्थान में। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार है, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यानी यह बहुत पुराने वल्लित पर्वत है। यानी जो उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है और रूस के यूराल पर्वत, यह क्या है? गोलाकार दिखाई देते हैं। यह भी किसका भाग है? पुराने वल्लित पर्वतों का है। और उनकी ऊंचाई कम है। यानी ये पुराने हो गए हैं तो ये क्या है? थोड़ी इनकी ऊंचाई भी कम हो गई है और जैसे ये टूट गए हैं। अब नेक्स्ट आता है बृहस्पति पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत क्या होता है? जब पर्वतों का बहुत भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो बड़े बड़े पर्वत है जब वो टूट जाएंगे तो उसके बाद किसका निर्माण होगा? बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी, तो यूरोप में राइन घाटी वास्टेज पर्वत है, वह किसका उदाहरण है? बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत है? यूरोप की राइन घाटी में कौन सा पर्वत? वास्टेज पर्वत बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है। अब कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें जो मैग्मा निकलता है तो उनसे क्या है? कठोर चट्टानें और उनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया देश में है। और जब 2018 की रीट का पेपर हुआ था तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया था कि किलिमंजारो कहाँ है? तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और किस देश में है? तंजानिया देश में है। और यह कौन से पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का। जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। तो जापान का कौन सा पर्वत है? फ्यूजियामा पर्वत। यह भी किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। अब आता है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। अब पहाड़ पर्वत होते हैं वो तो ऐसे इतने लंबे हो गए, पठार जैसे ऊंचाई में हुआ और फिर ऐसे 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 चल के ऐसे, तो यानी यहाँ समतल ये पठार होते हैं। यहाँ खेती भी की जा सकती है, यहाँ लोग निवास भी करते हैं। तो ये क्या है? पठार है। यानी ऊपर इनकी जो भूमि होती है वो क्या होती है? सपाट होती है। जैसे दक्कन का पठार भारत। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। पूर्वी अफ्रीकी पठार कहाँ है? केनिया, तंजानिया, युगांडा में। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। यानी पूर्वी अफ्रीकी पठार कौन से देश में है? केनिया, तंजानिया और युगांडा में। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
कौन सा पठार है सबसे ऊंचा? तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक ये ऊंचा बना हुआ है। अब अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है उसमें क्या निकलता है? सोना व हीरा निकलता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार को लोहे, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यानी जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है तो उसमें क्या क्या निकलता है? लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े इसमें भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। यानी छोटा नागपुर का जो पठार है उस पे कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात। यानी हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा पर। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। झरना जो ऊपर से आता है उसको जलप्रपात या वाटरफॉल बोलते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। मैदान समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान जहां हम रहते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो वो समुद्र का जो तल होता है उससे कितने मीटर ऊंचे नहीं होते? 200 मीटर ऊंचे नहीं होते। एशिया में स्थित भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान नदियों द्वारा बनाए गए प्रमुख मैदान है। यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये कहाँ है? भारत में। और चीन में कौन सा मैदान है? यांगत्से नदी द्वारा बनाया गया मैदान प्रमुख है। अब इसके प्रश्न उत्तर। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एंडीज पर्वत माला कहाँ स्थित है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताएं। प्रश्न उत्तर और क्या सुधार करना है वो भी बताएं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। जो पर्वत होते हैं ऐसे ऐसे हो गए, पठार क्या हो गए? ऐसे हो गए। तो ये किससे भिन्न होते हैं? ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। अब हिमानी जो नदियों का एक रूप है वो कहाँ पाया जाता है? पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। और यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। ये सेकंड ग्रेड में जीके के पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है कि आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो ये आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। हमारा अब नेक्स्ट अध्याय है हमारा देश भारत। तो भारत के भौगोलिक प्रदेश और उसके जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। भारत के उत्तर में हिमालय, जैसे भारत का ये मैप है। अब मेरे को मैप नहीं आता क्योंकि मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट नहीं हूँ। तो हिमालय के उत्तर में क्या है? हिमालय है। तो यहाँ इसके पश्चिम में इस साइड में क्या है? नीचे की साइड में अरब सागर आ गया। और इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और एकदम नीचे दक्षिण की साइड में जहाँ श्रीलंका है वहां क्या है? हिंद महासागर स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर स्थित है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? अब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जिसको जैसे सुविधा हो तो वैसे इसको याद कर सकता है। मेरे को ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैंने ऐसे याद कर रखा है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी यहां से लेकर उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? बुक में क्या दे रखा है? 3200 किलोमीटर। लेकिन ये है कितना एक्यूरेट? 3214 किलोमीटर ये है।
अब नेक्स्ट है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार, यानी पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश आ गया और यहाँ क्या आ जाता है, कच्छ का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ तक कितना है 2900 बता रखा है बुक में, लेकिन एक्यूरेट कितना है 2933 किलोमीटर है। कितना है 2933 किलोमीटर ये है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी कितनी गोलार्धों में बटी हुई है, दो, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। दक्षिण में से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट का। कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यानी यहाँ नीचे से किस जगह से शुरू होकर यहाँ उत्तर तक जब भारत का ये विस्तार है, ये कितना है, यहाँ कितना है, दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट इसका ये विस्तार है। अब पश्चिम से पूर्व तक, यानी इधर से लेके यहां तक विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब दो रेखाएं होती है, एक तो होती है अक्षांश रेखा, एक होती है देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा कैसे होती है, ऐसे ऊपर से नीचे तक ये ऐसे खड़ी होती है, जैसे देश लिखा तो नीचे तक ले गए देशांतर, और अक्षांश लिखा तो ये ऐसे करके इतना लंबा, यानी यहाँ से जो ये जो बीच में जो रेखाएं होती है वो कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। उनतीस डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यानी भारत कुल कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में है, 29 डिग्री देशांतरों में स्थित है। अब यानी जब एक देशांतर के, मान लो अब भारत का है, जब ये अलग अलग ये कितने टोटल देशांतर है, 29 देशांतरों में बंटा हुआ है। तो एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर तक आते हैं तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का समय में अंतर आ जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी यहाँ क्या है पूर्व, यहाँ कौन सा है पश्चिम, तो पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सूर्य सबसे पहले उदय होगा, क्योंकि यह कहाँ है, पूर्व में है, और सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व में। फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कितने घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। तो भारत का ये टोटल कितने हैं, ये देशांतर 29 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो एक देशांतर जब हम पार करते हैं तो हमें कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का लग गया तो कितना हो गया, लगभग 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, लगभग 2 घंटे, 1 या आधे मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब इतना अंतर आ जाता है कि हम इधर से इधर आते हैं तो कितने घंटे लग जाते हैं, सूर्योदय होने में 2 घंटे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। यानी अब भारत का एक मानक समय लिया गया है, कहां से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी इस साइड में ये स्थित है। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से गुजरती है। यानी जो भारत की जो स्थल सीमा है, जो भारत है इस साइड में ऐसे ऐसे चलती है ना, ये स्थल सीमा कितने देशों से लगी है, 7 देशों से। इधर कौन सा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, इधर चीन आ गया तिब्बत के रास्ते,
फिर इधर नेपाल, भूटान, इधर इस साइड में बांग्लादेश, और फिर इधर क्या आ गया, म्यांमार स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा, अब भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि पता चले कि भी आप वीडियो ढंग से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। भारत की समुद्री सीमा, अब भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत की समुद्री सीमा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है। यानी जो भारत की समुद्री सीमा है वो कितने राज्यों से है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है। अब भारत की जल और स्थल सीमा के बारे में बताया गया है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो तीनों देश है वो क्या है, जल और स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए हैं। अब त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अब 29 और 7 राज्य इस अध्याय में बताए गए हैं बुक के अंदर, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, 2 उसमें बांट दिया है, 2 क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश बांट दिए, बना दिए। तो जब राज्य अब कितने हो गए, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8। अब 2 केंद्र शासित थे छोटे, उनको भी मिला दिया। मुझे उनके नाम नहीं ध्यान आ रहे जब ये, तो अब टोटल ये कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, और राज्य कितने हैं, 28। पहले कितने थे, 29 राज्य और 7, लेकिन बुक में अभी भी इतने ही दे रखे हैं, तो आप ये वाली लाइन ध्यान रखेंगे। बुक के अकॉर्डिंग कितने हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। वह सबसे छोटा क्या है, गोवा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है उसके कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। उत्तर में स्थित श्रृंखला को व्रत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर है, यानी जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है वो किस में है, हिमाद्री में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पीर पंजाल, यानी हिमाद्री के दक्षिण में, जैसे हिमाद्री यहाँ है तो इसका ये ऊपर का भाग क्या हो गया, उत्तर, और नीचे का क्या हो गया, दक्षिण। तो हिमाद्री के दक्षिण भाग में क्या क्या स्थित है, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी स्थित है, और हिमालय की कांगड़ा या कुल्लू की घाटी स्थित है। कांगड़ा में किसका मंदिर है, शायद नैना देवी जी का मंदिर है। शिवालिंग को हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कहा जाता है, यानी शिवालिंग की जो क्या कहा जाता है, हिमालय की सबसे जो भारी परत है, यानी 1, 2, 3 श्रृंखलाओं में बंटा है। तो पहली क्या आ गई, हिमाद्री, दूसरी मध्य हिमालय, तीसरी आ गई शिवालिक हिमालय। शिवालिक को हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है, और इसमें कौन कौन है, इसमें देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है। यानी शिवालिक की पहाड़ियों में क्या क्या स्थित है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जब जॉब लग जाएंगे तो वहां घूमने जाएंगे। सतलज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलज और सिंधु के जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे ये उपजाऊ क्षेत्र भी है।
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जब नदियां ऊपर से आती हैं तो पहाड़ों के साथ वो मिट्टी कंकर भी लेके आती हैं। जो नई एकदम मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा होती है और उनसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ये किसका है, ये मैदान का भारत का उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कौन करती है, सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियां इस जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म व रेतीला और वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यानी भारत का जो पश्चिम की भाग है ये इस साइड में आ गया। इस साइड में ये कहाँ है, हरियाणा में भी इसका भाग है, पंजाब में भी है और सबसे ज्यादा कहाँ है, अपने राजस्थान में इसका भाग है। अब लूणी नदी मरुस्थल की प्रमुख नदी है। यानी जो ये भारत राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया है, मरुस्थल का जो मुख्य मरुस्थल है, तो उसमें कौन सी नदी बहती है, लूणी नदी बहती है। सरस्वती और सतलज से प्रवाहित यह मरुस्थलीय क्षेत्र कभी बहुत उपजाऊ था। यानी अब सैटेलाइट से ये पता लगाया गया था कि यहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी और अब क्या हो गई है, वो भूमिगत हो गई है। तो पहले यह क्षेत्र क्या था, हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र था। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान आ गए उसके नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। जैसे ये इसके नीचे जो आ जाएंगे ना, ये पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जैसे यहाँ क्या स्टार्ट हो गया, हमारा प्रायद्वीपीय भारत प्रारंभ हो गया, तो इस प्रायद्वीपीय पठार है तो इसके ऊपर में यानी इसके जो उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है और यह विश्व की क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पहाड़ की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। यानी विंध्य और सतपुड़ा है और इन्हीं श्रृंखलाओं से नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। ऐसे ये बनी हुई है और उनके बीच में से कौन सी नदियां बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। इसमें ताप्ती दे रखा है, मुझे ये शायद डाउट लग रहा है कि ताप्ती है, लेकिन इसमें क्या है, ताप्ती नदियां ही है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली है जो अरब सागर में गिरती है। ये नदियां कहाँ बहती है, पश्चिम में बहती है और ये इधर नीचे की साइड में कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। और पूर्व की जो बहने वाली नदियां है वो कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो ये पश्चिमी घाट है तो इसमें क्या है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी इसके जो ये पूर्व में कौन सा घाट स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। जो पूर्वी घाट बीच में से टूटा हुआ तथा असमान है। ये जो पूर्वी घाट है वो ऐसे बीच बीच में से टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में कोयला एवं लोह ऐसे की प्रचुरता है। यानी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इनमें कौन से खनिज पदार्थ निकलते हैं, कोयला और लोहे ऐसक निकलते हैं, इनमें इसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये इसका क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया, पूर्वी घाट। तो यहाँ बीच में इनके क्या है, मैदान भी है और ये मैदान काफी संकरे है, जैसे जैसे एक पतला संकरा रास्ता ही जैसे है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े है, लेकिन ये जो पूर्व साइड के ये मैदान है ये काफी क्या है, चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी जो पूर्व के इस साइड में भी बताई थी ना, जो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जो पश्चिमी मैदान की जो ये नदियां हैं
पश्चिमी तट की, तो वो कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। अब नोट डाल के, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। यानी सुंदरवन जो डेल्टा है वो किन नदियों से मिलकर बनता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र का। यानी जब नदियां ऊपर से नीचे तक जब मैदानों में जाती है तो वो ऐसे फैल जाती है, तो वहां क्या होता है? डेल्टा का निर्माण करती है। परवाल, अब परवाल क्या होते हैं? परवाल जो भित्ति, परवाल की ये जो अंडमान निकोबार में भी परवाल की है और ऑस्ट्रेलिया में भी परवाल की एक दीवार ऐसे बनी हुई है। परवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिप कहा जाता है। अब प्रश्न उत्तर, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है? फिर से सुने कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी चैनल पर 2nd ग्रेड हिंदी और 1st ग्रेड के लिए हिंदी के क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें डेली एक वीडियो डाला जा रहा है। और एनसीईआरटी के साथ आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उसका भी एक वीडियो डेली डाला जा रहा है, तो वो भी आप देखें ताकि आपको कंपटीशन में एग्जाम के लिए सहायता इनसे मिले। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से जुड़ी है? 7 देशों से। उनके नाम क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। चीन कहां से जुड़ा हुआ है? तिब्बत वाले भाग से। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश इससे जुड़े हुए हैं। 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी नदी कहां जाती है? अरब सागर में। ये पश्चिमी जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां की नदियां हैं, और जो पूर्वी भाग की नदी है वो कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत में अब कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? यानी भारत में अब कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और अब शायद बना दी नई अमरावती या नहीं बनाई, लेकिन उन दोनों की भी राजधानी पहले एक ही थी। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? यानी वो जो पीछे ऊपर पड़ा था ना, प्रवाल किसको कहते हैं? लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल पर बना है, जिसे पोलिप कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। जो हिमालय के सबसे दक्षिण में भाग है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। अब सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सह्याद्री पर्वत है वो कहाँ है? पश्चिमी घाट में। जो अपने ये आया था ना पठार प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग भारत है, तो उसका ये जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? पाक जल संधि किसके है? भारत और श्रीलंका के, न कि पाकिस्तान की। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? लक्षद्वीप समूह। इधर कौन से द्वीप समूह आ गए? लक्ष्य। और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां आ गए। और अरब सागर की खाड़ी में कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली। अब इसमें खाली स्थान भरने के लिए दिए, मैंने इसको कंप्लीट करके बनाया है।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,82,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के साथ एक कौन सी थी? तापी नदी भी। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपको ये 8 राज्य पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।